A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 19 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम का स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें। इस चैप्टर में, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीशन, तो हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं कि एक्सक्रीशन जो है किस हार्मफुल प्रोडक्ट्स का, कोई ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं जिनको वो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, जिनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने बात किया था इस चैप्टर में के फर्स्ट पार्ट में कि 3 तरीके के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स वेस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जिसमें हमने बात किया था अमोनिया के बारे में, यूरिया के बारे में एंड यूरिक एसिड के बारे में। हमने समझा था कि जो अमोनिया होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, मोस्ट टॉक्सिक। तो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है तो इसके एलिमिनेशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने बात किया था कि यूरिया जो है वो उससे कम टॉक्सिक है और यूरिक एसिड जो है सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। क्योंकि ये लीस्ट टॉक्सिक है तो इसके लिए सबसे कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये उसी तरीके के ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा ये मेथड जो कि कम पानी में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए। फिर हमने बात किया था एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बात किया था। हमने इस एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखा था, हमने स्टडी किया था। हमने बात किया था कि किडनीज़ का कैसा स्ट्रक्चर होता है। हमने नेफ्रॉन्स जो उसकी एक फंक्शनल यूनिट होते हैं उसके बारे में बात किया था। कॉर्टेक्स, मेडुला, ये सारे स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में देखा था। तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन। हम ये देखेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है। तो जो यूरिन फॉर्मेशन होगा, मतलब हमारी बॉडी के अंदर यूरिन किस लिए फॉर्म हो रहा है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर से क्या रिमूव कर रहा है, यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव किया जा रहा है। ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में हमने ये अच्छे से समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके कितने स्टेप्स होते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में पूरा होता है। पहला होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होगा और फिर सिक्रीशन होगा। ये 3 तरीके के मेथड्स होंगे, 3 तरीके के स्टेप्स यूज होंगे। मेथड्स नहीं है, ये 3 तरीके के स्टेप्स हैं, एक ही मेथड है। तो उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो पहले स्टेप में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है और थर्ड स्टेप में सिक्रीशन हो रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है ये हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कह रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने ये स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था, हमने इस स्ट्रक्चर को देखा था। इस स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि भाई ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाया गया है। तो ये जो था इसका जो फर्स्ट पार्ट, मतलब ये जो पार्ट था इसका, ये जो था कॉर्टेक्स में रहता था और जो ये जो लूप वाला पार्ट था, लूप ऑफ हेनले, ये जो था ये मेडुला में रहता था, मतलब मेडुला में पोजीशन्ड है। तो हमने ये बात किया था। हमने ये भी देखा था कि भाई इसमें से क्या हो रहा है कि इधर से आर्टरीज जो है वो ब्लड लेकर आ रही है और जो वेन्स जो है वो ब्लड वापस लेके जो फिल्टर हो जाता है उसको लेके जाती है। तो आर्टरीज जो ये लेके जा रही है तो ये ब्लड ऐसे ऐसे पूरा जगह पे पूरा का पूरा उसका ऐसे फ्लो मेंटेन रहता है पूरा। तो इतने सारे ट्यूब्यूल्स से होके, ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, उससे जो है वो ब्लड पूरा पास करता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे पूरा ब्लड उस ट्यूब से पास कर रहा है, तो वहाँ पे वो साथ साथ में क्या हो रहा है, उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। पहला स्टेप है, ब्लड को इतने सारे ट्यूब्स में से गुजार दिया जाएगा कि उसका फिल्ट्रेशन हो जाए। ये कैसे हो रहा है, ग्लोमेरुलस, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है ये देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये ग्लोमेरुलस है। ये जो ऐसे सी शेप बन जाता है ये ग्लोमेरुलस है। इसमें आपने देखा था, हमने ये वाले स्ट्रक्चर में भी देखा था, 2 बॉडीज थी, माल्पीजियन बॉडी थी और हैनलेस लूप था। तो माल्पीजियन बॉडी जो थी उसके अंदर क्या क्या आता था, ग्लोमेरुलस आता था एंड बोमेंस कैप्सूल आता था। ये ग्लोमेरुलस आता है और ये बोमेंस कैप्सूल आता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है और फिर ये लूप ऑफ हेनले है पूरा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। इसको आपको स्ट्रक्चर को देखिए, आपको रटना नहीं, कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा आपको। एज फार एज यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कंसर्न है
उसमें आपको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। डायग्राम किसको बनाना पड़ेगा? डायग्राम जो लोग स्कूल में है या जो लोग कॉलेज में है उनको बनाना पड़ता है। बट आपको क्या जानने की ज़रूरत है? आपको जानने की ज़रूरत है मल्पीजियन बॉडी क्या है। मल्पीजियन बॉडी जो है, ये जो नेफ्रॉन है उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, उसके अंदर बोमेंस कैप्सूल होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन की 3 प्रोसेस हैं। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है? ग्लोमेरुलस में, जो किसका पार्ट है? जो कि पार्ट है मल्पीजियन बॉडी का। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज कितना फिल्ट्रेशन हो रहा है? ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है फिल्टर होता है किडनी से। कितनी देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 1 मिनट में किडनीज कितना फिल्ट्रेशन कर रही हैं? 1100 से 1200 जो ml है फिल्ट्रेशन हो रहा है ब्लड का 1 मिनट के अंदर। उतना ब्लड जो है वो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन उससे पास ऑन करके फिल्टर हो जाता है। ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन ए मिनट। हार्ट जो है हमारा, हार्ट जितनी देर में ब्लड को पंप करता है 1 मिनट में, उसका 1/5 पोर्शन जो है किडनीज फिल्टर करती है 1 मिनट में। किडनीज कितना फिल्टर कर रही हैं? 1100 से 1200 ml। हार्ट क्या कर रहा है? उसका 5 टाइम्स जो है और उसको पंप कर देता है। ठीक है, कंपैरिजन आपको बताया गया ताकि दोनों बातें आपको याद रहे। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो ब्लड प्रेशर होता है उसके अंदर, वो ही कॉज करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। ये आपको बात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहेगा, वो ही एक तरीके की फोर्स है। जो प्रेशर मेंटेन है ब्लड के अंदर, ब्लड का प्रेशर जो है वो ही एक फोर्स है जो कि फोर्स कर रहा है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। उन ट्यूब्स के अंदर ब्लड जा रहा है तो वो फिल्टर होता है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जो प्लाज्मा फ्लूइड है जो फिल्टर हो गया, जो प्लाज्मा फ्लूइड है दैट फिल्टर्स आउट ऑफ द ग्लैमुलर कैपिलरी इन बोमेंस कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। वो जो फिल्ट्रेट निकल के आ जाएगा, जो प्लाज्मा जो फिल्टर हो जाएगा, उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये क्या होता है? नॉन कोलाइडल है। इसमें यूरिया, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड सारी चीज़ें होंगी इसके अंदर। यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, टॉक्सिक सॉल्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर द कोलाइडल पार्ट ऑफ द ब्लड एंड डू नॉट गेट फिल्टर्ड आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस। अब देखिए, ये इसको ट्यूब मान लीजिए, ऐसे ट्यूब जा रही है, इसमें से ब्लड क्रॉस जा रहा है, तो उसमें से क्या क्या फिल्टर हो जाता है? उसमें से ये सारी चीज़ें, वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब फिल्टर हो जाता है। क्या फिल्टर नहीं होता? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये फिल्टर नहीं होती है। ठीक है, फिर आती है सेकेंड स्टेप, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब फिल्टर तो हो गया, एक बार फिल्टर हो गया पूरा का पूरा, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यूरिन, सेकेंड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब जो वो फिल्ट्रेट निकला जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, हमने अभी देखा, उसके अंदर क्या क्या था? उसके अंदर विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, यूरिया, सब कुछ था उसके अंदर, और भी टॉक्सिन से वो सब फिल्टर हो गए थे। अब वो इतना सारा फिल्ट्रेट निकला, तो अब वो क्या होता है? उसका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि इतना सारा 1200 से 1100-1200 ml पर मिनट फिल्टर हो रहा है। वो सारा का सारा थोड़ी ना बॉडी से बाहर निकलता है। बॉडी से कितना बाहर निकलता है? 1.5 लीटर पूरे दिन में अप्रॉक्स। 1.5 लीटर सिर्फ यूरिन जो है वो 1.5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली यूरिन जो है वो पास ऑन करता है एक ह्यूमन बीइंग। लेकिन फिल्टर कितना हो रहा है? पर मिनट ही हो जा रहा है 1100 से 1200, अभी हमने देखा। तो अगर ये इतना सारा फिल्ट्रेट निकल रहा है और ये सारा पूरी बॉडी से बाहर चला जाए, तो आप सोचिए कि आपको पूरे दिन पानी में ही बैठना पड़ेगा और पानी पीते रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। जो फिल्ट्रेट निकला उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है सिलेक्टिव। जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो यूरिन रिलीज होता है 1.5 लीटर होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट। वो 180 लीटर तक तो जो है वॉल्यूम जो है फिल्ट्रेट का वॉल्यूम कितना है? 180 लीटर जो है पर डे बन गया। लेकिन क्या हो रहा है? उसमें से रीएब्जॉर्प्शन हो रही है। इट सजेस्ट दैट 99% ऑफ द मटीरियल इन द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब्ड। तो जितना यूरिन बन रहा, जितना फिल्ट्रेट बन रहा है, उसमें से 99% जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड स्टेप विच इज़ ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर क्या होगा
ये लास्ट स्टेप, फाइनल स्टेप होता है, इंपॉर्टेंट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का। कुछ जो केमिकल होते हैं इन ब्लड, वो जो रिमूव नहीं हो पाए थे बाय फिल्ट्रेशन फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरी आर रिमूव्ड बाय दिस प्रोसेस ऑफ ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये जो प्रोसेस है ट्यूब्यूल के द्वारा सिक्रीशन हो रहा है, उससे जो है जो चीज़ें फिल्ट्रेशन के टाइम पे नहीं हुई थी क्लियर, वो इस टाइम पे होती हैं। इसमें क्या होता है, मेंटेन्स द आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ फ्लूइड। तो अब आपको ये जो चीज़ें समझनी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आप मत जाइए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हैं। पहला क्या स्टेप था, पहला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रहा है। पहले फिल्टर हो गया, फिल्टर कितना ज़्यादा हो रहा है, 1100 से 1200 ml, ठीक है, वो उतना ml ब्लड जो है हर टाइम फिल्टर हो रहा है पर मिनट। अब ये इतना जो फिल्टर हो गया, उसमें से क्या होगा, 99% दोबारा से सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बचा उसमें ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू जो सिक्रीशन हमारी बॉडी में से नहीं निकल पाए थे, वो ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू लास्ट में फिर से निकल जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ लेनी है 3 स्टेप में। आपको नेफ्रॉन क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किडनी की फंक्शनल यूनिट है, ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है। फिर जो होता है नेक्स्ट स्टेप है मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन पास करना। मिक्चुरेशन क्या होता है, यूरिन का जो पास करने का प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, मतलब उसकी बायोलॉजिकल टर्म है ये। तो ह्यूमन किडनीज जो होती है वो यूरिन प्रोड्यूस करती है नियरली 4 टाइम्स कॉन्सेंट्रेटेड दैन द इनिशियल फिल्ट्रेट। जैसा फिल्ट्रेट पहले बना था उससे कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, मतलब जो भी पानी होता है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। तो हमारा जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है यूरिन। तो ये जो प्रोसेस है रिलीज ऑफ यूरिन का, उसको मिक्चुरेशन कहा जाता है। जिस प्रोसेस के थ्रू जो यूरिन पास करने का प्रोसेस है उसे कहते हैं। ये कैसे कंट्रोल होता है, इसका न्यूरल मैकेनिज्म है कॉजिंग, इट इज़ कॉल्ड द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। देखिए, अगर आप बच्चों को छोड़ दें तो हम लर्न कर लेते हैं ओवर द, जैसे जैसे बच्चे जो एज में एडवांस करेंगे वो लर्न कर लेते हैं मिक्चुरेशन प्रोसेस को, वो उनका रिफ्लेक्स जो है वो उनका वॉलंटरी कंट्रोल बन जाता है। एडल्ट ह्यूमन जो है उसका कितना एक्सक्रीट होता है, 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो एक्सक्रीट करता है पर डे। मिक्चुरेशन जो है इनवॉलेंट्री होता है, किस केस में, रैबिट्स के केस में इनवॉलेंट्री है, और बच्चों के केस में 2-3 साल तक के बच्चों के केस में जो है वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। वाइल बाकी के जितने एडल्ट होते हैं उसके अंदर वो एक वॉलेंट्री प्रोसेस बन जाता है। वो अपनी वॉलेंट्री प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बाय योर ओन विल, आपकी विल के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल होगा। एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं और जो डायाफ्राम होता है ये भी हेल्प करता है मिक्चुरेशन में। जो यूरिन है वो जो क्या होता है, या लाइट येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड है विच इज स्लाइटली एसिडिक, ये थोड़ा सा एसिडिक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं अबाउट यूरिन, ये आपको पता होने चाहिए। थोड़ा सा एसिडिक होता है, येलो कलर जो होता है यूरिन का, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ओडर होता है, उसके अंदर एक स्मेल होगी यूरिन की। तो जो ये येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, पिगमेंट यूरोक्रोम, यूरोक्रोम नाम का जो पिगमेंट है उसकी वजह से येलो कलर होगा। और ये बनता कैसे है यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन जो होती है, जो उसकी वॉर्न आउट आरबीसीज हैं वो उसको कलर दे देती है। एवरेज क्या होगा, 25 से 30 ग्राम्स ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। हम कौन से हैं, यूरियोटेलिक हैं, हम यूरियोटेलिक ह्यूमन बींग्स। तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो कितना यूरिया एक्सक्रीट होता है, मिनिमम 25 से 30 ग्राम्स यूरिया पर डे एक्सक्रीट होता है। जो यूरिन है ऑन स्टैंडिंग गिव्स अस पंजेंट स्मेल, जो ये स्मेल होती है, करेक्टरिस्टिक स्मेल जो यूरिन की होती है, पंजेंट स्मेल, स्ट्रॉन्ग, वो किसकी वजह से होती है, कन्वर्जन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया का जो एक्शन होगा उससे वो जो हम यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उसका कन्वर्जन होता है अमोनिया में। तो उसकी वजह से जो अमोनिया की स्मेल आती है वो अमोनिया वाली स्मेल आपको यूरिन में से आती है। वो एल्कलाइन है अमोनिया, तो उसके अंदर ये एक अजीब सी स्मेल होगी। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज जब होता है यूरिन में तो हम उसको ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। कीटोन बॉडीज जब आने लग जाती हैं यूरिन में तो उसे कीटोन यूरिया कहते हैं। और ये क्या होता है, कीटोन यूरिया किसका इंडिकेशन है, कीटोन यूरिया किस केस में होता है, कीटोन यूरिया नॉर्मल केस में नहीं होगा। कीटोन बॉडीज अगर किसी के यूरिन में आ रही हैं तो वो सजेस्ट क्या करता है, वो सजेस्ट करता है कि उस पर्सन को डायबिटीज़ हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, और भी कारण है। ग्लाइकोज यूरिया क्या होता है, ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज आने लग जाता है यूरिन के अंदर। ये सारा था यूरिन किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से उसको पास किया जा रहा है, उसका प्रोसेस था, किस तरीके से वो बन रहा है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए, हमने शॉर्ट में सारे प्रोसेस को समझा। अब हम बात कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम यूरिन, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सक्रीशन, जो यूरिन का एक्सक्रीशन हो रहा है
वो जो पूरा सिस्टम है उसके सिवा भी कुछ और सिस्टम है हमारी बॉडी में जिसके थ्रू हमारी बॉडी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट कर देती है, बाहर निकाल देती है बॉडी से। तो वो कौन कौन से हैं? उसके अंदर आता है लंग्स का रोल, उसमें लिवर का रोल आता है, उसके अंदर स्किन का रोल होता है, इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड, ये सारे के सारे जितने हमारे ऑर्गन्स हैं उसके थ्रू भी हमारी बॉडी से क्या होता है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होता है। तो लंग्स जो होती हैं ये आप सारे जानते हैं। लंग्स के केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन हो रहा है लंग्स के थ्रू, और वाटर का। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, रेस्पिरेशन का। तो ये जो रेस्पिरेशन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसका रिमूवल कैसे हो रहा है, उसका रिमूवल हो रहा है लंग्स के थ्रू। लंग्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैसा रिमूव करती हैं, एंड सम वाटर वेपर इन एक्सपायर्ड एयर। कितना होता है, 18 लीटर ऑफ CO2 पर आवर एंड 400 ml ऑफ वाटर पर डे आर एलिमिनेटेड बाय ह्यूमन लंग्स। ये आपको याद रखना है। कितना लीटर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है हमारी लंग्स, 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर आवर। हर एक घंटे में 18 लीटर की कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लंग्स रिलीज करती हैं, और 400 ml का पानी रिलीज करती है एक दिन के अंदर। तो 18 लीटर एक घंटे में, तो एक ह्यूमन बीइंग 18 इंटू 12 कर लो, 18 इंटू 24 कर लो, कितनी देर में इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेता है। ओके, लिवर जो होता है हमारा दूसरा ऑर्गन है, ये जो है ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है। कैसे, जो भी इट चेंजेस द डीकम्पोज्ड हीमोग्लोबिन ऑफ द वॉर्न आउट रेड ब्लड कॉर्पोसल इनटू बाइल पिगमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अब आप इसको ध्यान से समझ लो। जितनी भी आरबीसीज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने ब्लड को पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू वाले केस में भी, तो हमने ये देखा था कि आरबीसीज जो थे उसकी लाइफ कितनी बताया थी, आरबीसीज की लाइफ थी 120 डेज। अब 120 डेज के बाद आरबीसीज का क्या होता है, 120 डेज के बाद आरबीसी खत्म हो जाती है, मर जाती है। तो ये जो वॉर्न आउट आरबीसी होती हैं, जो ये मर रही हैं आरबीसीज, कहाँ जाती है, ये लिवर में जाती है। लिवर में इनका क्या होता है, ये जो आरबीसीज हैं वॉर्न आउट, ये बाइल पिगमेंट जो होते हैं उसके वो अलग हो जाएंगे, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये जो पिगमेंट्स हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है वो अलग हो जाएंगे। दीज पिगमेंट पासेज इनटू द एलिमेंट्री कैनाल विद द बाइल फॉर एलिमिनेशन इन द फीसेस। जो हमारा एक्सक्रीशन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच इज़ फीसेस, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है फीसेस, उसके अंदर जो येलो कलर होता है उसका, वो हमारे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से होता है। और ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट क्यों बन रहा है, ये बन रहा है आरबीसीज के ब्रेकडाउन से, जो कहाँ हो रहा है, वो लिवर में हो रहा है। इसको ध्यान से समझ लो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आरबीसीज का लिवर में हो रहा है ब्रेकडाउन। आरबीसी कहाँ ब्रेकडाउन होती है, वो जाके लिवर में ब्रेकडाउन हो रही है। बन कहाँ पे रही थी, बोन मैरो में। अब लिवर में जब वो ब्रेकडाउन हो गई, तो उसका पिगमेंट था, उससे क्या बन गया, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है, ये कहाँ चला गया, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। लिवर ने उठा के उसको एलिमेंट्री कैनाल में डाल दिया, और एलिमेंट्री कैनाल जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट फीसेस है। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी किडनी है, उसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, उसका यूरिन है। तो जो फीसेस है वो उसका जो कलर आता है टिपिकल येलो, वो होगा बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन पिगमेंट के वजह से। ये इतना डिटेल मैंने आपको इसलिए बताया कि जब भी कोई लिवर का डिजीज़ होगा, जॉन्डिस होगा, तो आपने देखा होगा डॉक्टर पूछते हैं हमेशा कि किस कलर का फीसेस आ रहा है। अगर उसके अंदर वाइट फीसेस आ जाता है, बिल्कुल येलो कलर जो होना चाहिए वो नहीं है, तो समझ जाते हैं कि भैया आपका लिवर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, राइट। लिवर क्या करता है, एक तो ये था बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये तो था ही, और दूसरा क्या करता है लिवर, एक्सक्रीट कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स, सर्टेन वाइटामिन्स एंड ड्रग्स वाया बाइल। जो बाइल का सिक्रीशन होता है उसके थ्रू जो लिवर है वो कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड हार्मोन्स और कुछ वाइटामिन्स और ड्रग्स को भी सिक्रीट करता है। लिवर जो है डीएमिनेट्स द एक्सेस एंड अनवांटेड अमीनो एसिड्स प्रोड्यूसिंग अमोनिया विच इज क्विकली कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म यूरिया इन द यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल विच इज फर्दर रिमूव्ड बाय किडनीज। तो ये इतना सारा काम कर रहा है। लिवर क्या क्या काम कर रहा है, आरबीसीज का ब्रेकडाउन भी हो रहा है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन, फिर क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल को सिक्रीट करता है, एक्सक्रीट करता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स को, वाइटामिन्स को, और क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड से जो है अमोनिया, प्रोड्यूसिंग अमोनिया विच इज़ क्विकली कंबाइंड विद अमोनिया। जो प्रोड्यूस हो रहा है लिवर के अंदर, अनवांटेड जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, उसका कन्वर्जन किस में कर देता है, वो यूरिया में, क्योंकि यूरिया लेस टॉक्सिक है और उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा। तो
एक चीज़ आप यहाँ से दूसरी चीज़ जो आपको समझने वाली है, जब सिरोसिस ऑफ लिवर होता है, जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं या हेपेटाइटिस जिनको हो जाता है, तो उनका लिवर काम करना बंद कर देता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ जिसको ये समझ में आ पाएगी। जब जब कभी क्या होता है, जिसका लिवर खराब होगा अल्कोहलिज्म के केस में, क्रॉनिक और हेपेटाइटिस के केस में, तो जब उसका लिवर खराब हो जाता है तो क्या होता है लास्ट में, डेथ का कारण पता है क्या बनता है? डेथ का कारण ये वाली चीज़ बनती है जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, जो अमाइनो एसिड से जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही थी, वो हमेशा होती रहती है। अमाइनो एसिड्स क्या हैं? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो अमाइनो एसिड से अमोनिया हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, वो अमोनिया का कन्वर्जन होता है यूरिया में, जो कौन कर रहा है? लिवर कर रहा है। अब लिवर खराब हो गया तो उस अमाइनो एसिड से यूरिया फॉर्मेशन बंद हो जाता है। अब यूरिया को तो हमारी बॉडी रिमूव कर सकती है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू, लेकिन अमोनिया क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है, वो अमोनिया इतनी टॉक्सिक हो जाती है बॉडी के अंदर, उसको हमारी किडनीज रिमूव नहीं कर पाती और वो इतनी टॉक्सिसिटी कर देती है जो कि डेथ का कारण बनता है इन केस ऑफ लिवर फेलियर। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टूड। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि लिवर से क्या क्या एक्सक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट इज स्किन। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है, कनेक्टिव टिश्यू जो है स्किन, उससे क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, उससे क्या क्या एक्सक्रीट हो रहा है? स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे स्किन के अंदर। स्वेट जो कि पसीना निकालते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो कि ऑयल सिक्रीट होता है हमारी ग्लैंड से। तो इसमें क्या होता है, एलिमिनेट करती है वो कुछ सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन। कौन कौन से? स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो स्वेट सिक्रीट करती हैं। और स्वेट के अंदर क्या होगा, आप देखेंगे स्वेट के अंदर क्या होता है? NaCl, लैक्टिक एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। कंट्रोल ऑफ स्वेट लॉस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस कंट्रोल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब आपको ये पता होगा आपको स्वेटिंग कब होती है? स्वेटिंग आपको तब होती है जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब गर्मी लगेगी तो स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होगी तो जब वो पसीना निकल जाएगा तो जब उसका इवेपोरेशन होगा, जब उड़ेगा पसीना हवा से, तो फिर क्या होगा? बॉडी कूल डाउन हो जाएगी, ठंडा होना शुरू हो जाती है। तो पसीना निकलना हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म है। ओके, उसके पसीने के साथ साथ हमारी बॉडी से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये भी निकल जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है तो हमको अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कोई एक पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है या गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पसीना हमारा निकल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नींबू पानी या इलेक्ट्रोलाइट या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी से सॉल्ट का लॉस ना हो, क्योंकि सॉल्ट जो है वो फर्दर हमारी बॉडी में वाटर रेगुलेशन को मेंटेन करता है। ओके, फिर बात होती है सेबेशियस ग्लैंड की, जो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड है। तो उससे क्या होता है? सीबम। सेबेशियस ग्लैंड्स सिक्रीट क्या करती है? सीबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट्स स्टिरॉल्स, फैटी एसिड, वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स। मतलब हमारी स्किन से ऑयल सिक्रीट होता रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के स्किन से बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, तो उस ऑयल के साथ साथ जो एक्सेस उनके फैटी एसिड, स्टिरॉल्स, वैक्स, ये जितना भी होगा उनके बॉडी में वो भी सिक्रीट आउट हो जाता है। तो दिस सिक्रीशन इज मीन फॉर प्रोटेक्टिव ऑयल कवरिंग ऑफ द स्किन। ये हमारी स्किन को ऑयल कवरिंग भी देती है, जो नेचुरल ऑयल होता है हमारी स्किन का। नेक्स्ट जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आता है वो है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन क्या करती हैं? उसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो होती हैं एपिथेलियल सेल्स होती हैं ऑफ कोलोन एक्सक्रीट एक्सेस सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। ये जो भी एक्सेस में होगा हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, उसको फीसिस के थ्रू, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का जो वेस्ट है फीसिस के थ्रू उसको बाहर निकाल देंगे। सलाइवरी ग्लैंड ऑन द अदर एंड क्या सिक्रीट कर देती हैं? एक्सक्रीट वो हैवी मेटल्स को और ड्रग्स, वो सब सलाइवा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। मतलब सलाइवा से बाहर आ जाएंगे और फिर सलाइवा का सिक्रीशन किस में मिल जाएगा? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आके वो बाहर निकल जाएगा फीसिस के साथ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये जो हैं ये भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ साथ फंक्शन करती हैं। एक्सक्रीशन जो किडनी कर रही है यूरिया का एक्सक्रीशन, उसके साथ साथ लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कर रहे हैं, लिवर जो है बहुत सारी चीज़ों का एक्सक्रीशन कर रहा है, यूरिया बना रहा है, अमोनिया से यूरिया बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन हो रहा है, स्टेरॉयड हार्मोन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, इन सब का एक्सक्रीशन कर रहा है। स्किन जो है उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं एंड सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। इंटेस्टाइन जो है वो एक्सेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट को एक्सक्रीट कर देती है। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर हैवी मेटल्स और ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करती है। तो ये सारे भी एडिशनल ऑर्गन्स हैं जो कि एक्सक्रीशन का फंक्शन प्ले कर रहे हैं। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना। नेक्स्ट जो है हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कुछ डिसऑर्डर तो हमने अभी डिस्कस कर लिया बातों बातों में। तो
कुछ हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, बीमारियां आ जाएंगी, डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। तो वो क्या क्या हो सकता है? तो पहला जो है यूरेमिया। यूरेमिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड, मतलब यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर से यूरिया निकालने का काम कौन कर रहा है? फिल्ट्रेशन कर रही है किडनीज। तो यूरिया क्या है? हाईली हार्मफुल है। उससे भी ज़्यादा हार्मफुल तो अमोनिया थी, और पॉइजनस है यूरिया भी। द सेल्स ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन में लीड टू किडनी फेलियर। ये हो कब रहा है? एक्सेस ऑफ यूरिया अगर ब्लड के अंदर बन रहा है कुछ इस तरीके का खाना खाने से, तो क्या होगा, वो हमारी किडनी के ऊपर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। किडनी तो उसे फिल्टर करेंगी बार बार, और फिल्टर करने की कोशिश में किडनी फेल भी हो सकती है। किडनी फेल होने का मतलब आप उसी तरीके से समझ लीजिए, आपका घर है, उसके अंदर पानी की मोटर लगी हुई है। पानी की मोटर क्या कर रही है? वो पानी की मोटर, कुछ मोटर के उसके अंदर फिल्ट्रेशन वाला पंप भी लगा होता है, तो वो फिल्टर कर करके पानी को सब जगह इधर से इधर पहुंचा दे रही है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा लोड कर दोगे तो वो क्या होगा, वो फेल हो जाएगी मोटर, और वो पानी पंप करना बंद कर देगी। तो ऐसा ही हो जाता है किडनीज के साथ में भी। फिर सेकेंड क्या होता है डिसऑर्डर? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या होता है? उसको रीनल फेलियर भी बोला जाता है। उसमें क्या हो रहा है? पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी ऑफ किडनी टू कैरी आउट एक्सक्रीटरी एंड सॉल्ट वाटर रेगुलेशन। किडनी का जो काम है 3 स्टेप में काम करती थी। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती थी, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती थी, और सिक्रीशन करती थी। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है उसके हैम्पर हो गए। अगर वो उसका खुद का फंक्शन ही काम नहीं कर पाएगी तो वो किडनी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीनल कैल्कुलाई, मतलब कि किडनी स्टोन। कैलकुलस मतलब स्टोन, तो किडनी के अंदर स्टोन बन गया है। और ये क्या होता है? इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट। जो सॉल्ट्स होते हैं उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं किडनी के अंदर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ऑक्सलेट, ये किडनी के अंदर बन जाते हैं, जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। बहुत कॉमन है ये किडनी स्टोन। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो गया। आर्टिफिशियल किडनी हेमोडायलाइजर इज अ मशीन दैट इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड। ओके, ये नेक्स्ट टॉपिक की बात हो रही है। आर्टिफिशियल किडनी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो ये सारे के सारे जो थे वो डिसऑर्डर्स थे, मतलब अलग अलग तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। किडनी के डिसऑर्डर्स थे वो। हमने किडनी के साथ साथ लिवर के डिसऑर्डर्स को भी डिस्कस कर लिया था, जो हमने बिलीरुबिन बिलीवर्डिन वाला केस किया था। तो इतने सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी और डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, राइट। अब हम ये बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस में क्या होता है। जब किडनी पूरी तरीके से या पार्शली या पूरी तरीके से फेल हो जाती है तो किडनी का जो काम है, फिल्टर लगा हुआ है हमारी बॉडी में, ये समझ लीजिए आपके घर के अंदर जो फिल्टर लगा हुआ है, आपको उससे फिल्टर करके ही पानी पीना है। अगर अपने बिना फिल्टर वाला पानी पी लिया तो आप बीमार पड़ेंगे। तो हमारी जो फिल्टर लगा हुआ है हमारे बॉडी के अंदर किडनी नाम का, वो अपना काम नहीं कर पा रहा, वो फेल हो गया है। तो क्या होता है, पेशेंट को हीमोडायलिसिस पे डालना पड़ता है। अब ये हीमोडायलिसिस क्या होता है, देखिए हीमोडायलिसिस में आप इस डायग्राम से देखने की कोशिश करो। ये पेशेंट है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसका ब्लड लिया जा रहा है। वो कहाँ पे जा रहा है, वो इधर लगा के, ये एक हीमोडायलिसिस का मशीन है, इस मशीन के थ्रू गुजारा जाएगा। आर्टिफिशियली वो क्या करेगा, ये जो जितना भी गंदगी है उसको इधर निकालेगा, और फिर ये जो ब्लड है उसके अंदर फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जो जो चीज़ें उसका जो पीएच, सॉल्ट वॉल्ट सारे मेंटेन करके वापस से ये ब्लड को चढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से निकाला, यहाँ से वापस दे दिया। तो ये धीरे धीरे होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें यहाँ से ब्लड निकाला, उसको इस मशीन में डाला, और इस मशीन में से जो एक्सेसिव ऑफ यूरिया, अमोनिया ये सब था, ये निकाल के इधर डाल दिया, और ये वाले ब्लड के अंदर जो भी कुछ कम हो गया था उसको मिक्स करके, क्योंकि जो वो सिक्रीशन वाला पार्ट था वो सब मिक्स वगैरह करके यहाँ पे वापस दे दिया। तो ये बेसिकली बताया गया है कि हीमोडायलिसिस में उन पेशेंट को डाला जाता है जिनकी किडनी खुद से काम नहीं कर पाती, उनको आर्टिफिशियली ऐसे मशीन के ऊपर डाला जाएगा। और हीमोडायलिसिस करने की ज़रूरत जो होती है वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा किडनी फेलियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी वंस इन अ वीक टाइप ज़रूरत पड़ रही है या हर 2 दिन के बाद ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन क्या है ये, क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? नहीं है ये परमानेंट सॉल्यूशन। पेशेंट को बार बार आना पड़ेगा हॉस्पिटल, अपना खून निकाल के फिल्टर करा के दोबारा खून चढ़ाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस है। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अगर एक पेशेंट को रोज़ रोज़ अस्पताल में आना पड़ेगा तो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है रीनल ट्रांसप्लांट। किडनी किसी को ट्रांसप्लांट की जाए, उसको आर्टिफिशियल, मतलब उसको ये हीमोडायलिसिस में ना जाके उसको दूसरी किडनी लगाई जाए, तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल नहीं, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट होता है ग्राफ्टिंग अ किडनी फ्रॉम अ कंपैटिबल डोनर। तो कंपैटिबल जो डोनर होता है उससे किडनी को टू रिस्टोर किडनी फंक्शन इन अ रेसिपिएंट। जो रेसिपिएंट है वो उससे अपनी किडनी ले लेगा उसकी और उसको वो लगा दी जाएगी। तो जो डोनर होता है वो लाइव डोनर भी हो सकता है और वो कैडेवर डोनर भी हो सकता है। ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना फॉर्म साइन करके गए थे कि भाई हमारी किडनीज, हमारे ऑर्गन्स जो है वो डोनेट कर दिए जाएं, और वो अगर टाइमली मिल जाते हैं उनकी डेथ के बाद तो वो डोनर्स भी बनते हैं ऐसे लोग। साथ में इस तरीके के लोग, जिंदा लोग भी, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है, वो भी अपनी कंपैटिबल और डोनेशन जो अगर हैं वो डोनर तो वो अपनी किडनी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसा होता है फैमिलीज़ के केस में जनरली। तो फैमिलीज़ में डोनर मिलते हैं। और कैडेवर जो डोनेशन होती है वो तो आफ्टर डेथ होती है। तो कितने तरीके के ये जो किडनी दी जाती है और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। जो लिविंग डोनर होता है कैन बी यूज्ड इन किडनी ट्रांसप्लांट, और इट मे बी आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है। कौन डोनर हो सकता है? आइडेंटिकल ट्विन हो सकता है, उसके भाई बहन हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं। जितना क्लोज रिलेशन होगा उतने ही कम रिजेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है दूसरे किसी और के बॉडी के पार्ट को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती। तो फिर क्या होता है, उसमें रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कम रिजेक्शन के चांसेस हों तो कम रिजेक्शन के चांसेस तब होते हैं जब वो जो दूसरा पर्सन जो किडनी डोनेट कर रहा है वो हमारे से क्लोजली एसोसिएटेड है, क्लोजली रिलेटेड है। तो उस केस में रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। और रिजेक्शन के चांसेस हमेशा रहते हैं, तो इसीलिए जब भी कोई डोनेशन वाले पेशेंट होते हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ होता है, ट्रांसप्लांट वाले जो पेशेंट होते हैं उनको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन पे रखा जाता है। उनको दवाइयाँ दी जाती हैं। कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? इम्यूनोसप्रेसेंट्स उनको दिए जाते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो रिएक्ट ना करे उस किडनी के अगेंस्ट, उस ऑर्गन के अगेंस्ट जो उनको किसी और से मिला है। ठीक है, तो किडनी की जो डोनेशन है वो कहाँ कहाँ से आ सकती है ये आप पढ़ लीजिएगा। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी डेथ हो गई है वो भी डोनेट करता है, जिसने पहले से फॉर्म भर के रखा हुआ हो, और लाइव डोनर भी हो सकते हैं। अब ऐसा बोला जाता है, डिबेट है कि लाइव डोनर और डाइट जो हो चुका है पर्सन, उसमें से किसकी किडनी बेटर परफॉर्म करती है। ऑब्वियसली जो लिविंग डोनर से किडनी मिली है उसके बेटर परफॉर्म करने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। तो लिविंग पर्सन वाली जो किडनी है वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है। लिविंग पर्सन से अगर किडनी निकाली जाती है तो सेम डे ऑपरेशन कर देते हैं दोनों का केस का ही। और जो कैडेवर से किडनी आ रही है फिर उस केस में तो फिर उसको वक्त लगता है, उसको स्टोर किया जाता है, राइट। तो दिस इज़ द थिंग। ये चैप्टर था एक्सक्रीशन। इसमें से हमने सिर्फ वो बातों को डिस्कस किया जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। हमने डिस्कस किया कितने तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, उसका रिमूवल हमने बात किया। फिर हमने बात किया कि सिर्फ किडनी और उसके जो सिस्टम है उसके सिवा भी हमारी बॉडी के अंदर और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमने लंग्स के बारे में बात किया, स्किन, लिवर, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर से कुछ फैक्ट्स आपको लर्न करने थे और कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी, ताकि आप जो भी सवाल आपको एग्जाम में मिले उसको आप सॉल्व कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।